अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूँ इब्न सिकंदर खान। कराची के हवाले से बात करनी थी। कराची का जो बलदियाती इलेक्शन के बाद सिटी गवर्नमेंट बनाने का सियासी युद्ध कहें उसे, पीपल पार्टी, जमात इस्लामी और PTI खिलाड़ी हैं। कराची के हवाले से मैंने बात करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। प्लीज़ कराची में वैसे भी मेरे बहुत से सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत से लोग हैं कराची से मुझे देखते हैं, और वो इसलिए मुझे देखते हैं कि आई लव कराची। मैं समझता हूँ कराची पाकिस्तान है और पाकिस्तान कराची है। पाकिस्तान की इकॉनमी में 62% कंट्रीब्यूट करता है अकेला कराची। पूरे पाकिस्तान को खिलाता है कराची, और ख़ुद कराची भूखा रहता है। बहुत जुल्म हुए हैं माजी में कराची के साथ। तो मेरा आज का अहम टॉपिक तो कराची ही है। कराची के बाद फिर मैं थोड़ा सा कश्मीर में मरियम शरीफ नवाज़ ने वो उसकी तकरीर पे भी थोड़ी सी मैं बात कर लूँगा, लेकिन पहले मैं कराची पर बात करूँगा। और कराची पर मैं बात शुरू करने से पहले ज़रा ये मुफ्ती आजकल जो हालात हैं, कल साद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज मुफ्ती नईम साहब ने, हाफिज़ नईम साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले ज़रा आप ये हाफिज़ नईम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ा सा 1 मिनट का ये क्लिप सुन लें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। उन्होंने मैंडेट तस्लीम नहीं किया, मुल्क तोड़ दिया, लेकिन अपने मैंडेट को, उन्होंने जेन्युइन मैंडेट को जो भी था उसको तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान टूट गया, लेकिन इन्होंने अपना कब्जा सिस्टम, कब्जा माइंडसेट खत्म नहीं किया। यही उन्होंने 77 में धांधली की, यही उन्होंने सेनेट के इंतखाबात को खरीदा, एक बार नहीं बार बार खरीदा। अभी पिछले ही कुछ अरसे पहले की बात है कि यहां से ब्रीफ केस जाते थे और बलूचिस्तान में जाकर लोग इंसानों की मंडी लगाते थे, और अभी भी वो यही काम कर रहे हैं। इंसानों को खरीद रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, सदोकोप कर रहे हैं। कुछ करने के बाद, हल्काबंदियां करने के बाद, अपनी मर्जी की हल्काबंदियां करने के बाद भी नंबर पीपल्स पार्टी के जब पूरे नहीं हुए तो अपने इलेक्शन कमीशन जो उनकी लोंडी बनी हुई है उसके जरिए से RO से नताइज तब्दील करवाए, रिकाउंटिंग में थैले तब्दील करके रिजल्ट बदलवाए गए, और सब चीजें एक्सपोज हो गई, इलेक्शन कमीशन में एक्सपोज हो गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी का लिखा हुआ फैसला सुनाया। शर्म का मुकाम है। बी टीम तो बी टीम, ये A टीम का किरदार अदा करते हैं। हमने इनमें से 6 यूसिया तो वाज़ेह तौर पर जमात इस्लामी जीती हुई है। 7400 वाले को हरा दिया, 1300 वाले को जिता दिया। पूछना चाहता हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपने कार्रवाई क्या की? आपने RO के खिलाफ क्या? जी दोस्तों, ये पीपल पार्टी के हवाले से वो हकायक बयान कर रहे हैं। बहरहाल ये पीपल पार्टी की एक रीत रही है, और ये आपको पता है सकूत ढाका पर मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि पीपल पार्टी की ये रवायत रही है, पाकिस्तान तोड़ने वाली ये जमात है, और इसको ये एजाज़ हासिल है कि जो सकूत ढाका हुआ उसकी वजह जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, ये पार्टी थी। और इस पार्टी की गैर जमहूरी रवैये आप कहें, हर सूरत में इक़्तिदार की इस कदर इस पार्टी के जो भी कायदीन है इस कदर एवस है, इस कदर इक़्तिदार की है कि पूरा मुल्क तबाह हो जाए, इनको इक़्तिदार हर सूरत में मिलना चाहिए। उसके अलावा पीपल पार्टी वाले और फजल रहमान को भी जब तक आडा मोटे आडा ना मिलें तो मोटे आडे के बगैर उन्हें कोई भी कबूल नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी यही किया था। अब ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, कराची के मारूजी हालात क्या हैं? कराची पर बहुत जुल्म हुए हैं, कराची रो रहा है, कराची ज़ख्मी है, कराची में आंसू हैं, कराची में सिसकियाँ हैं। इस कदर कराची पर जुल्म पहले ही हो चुका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया के बड़े शहरों में टॉप 10 में कराची आ जाता है। उसका बेड़ा गर्क कर दिया है पीपल पार्टी ने। अब वहाँ पर जमात इस्लामी की पहले भी एक दफ़ा सिटी गवर्नमेंट बनी थी। नेमतुल्लाह खान साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, तो बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम उन्होंने चलाया था। बहुत सारे तरक्याती काम भी हुए थे, और आज भी लोग उसको अच्छे, नेमतुल्लाह खान को अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं। अब नेमतुल्लाह खान की जगह उनका कायम मुकाम हाफिज़ नईम साहब, ये भी इंतहाई टैलेंटेड किस्म के इंसान हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शख्स है, और अल्लाह ताला ने उसकी मदद की है, वो इलेक्शन जीत चुका है। और
پی ٹی آئی نے عمران خان نے غیر مشروط طور پہ اس بات پہ ہم عمران خان کے بھی اس فیصلے کی میں تو داد دوں گا کہ جو غیر مشروط اس نے جماعت اسلامی کی، کیوں کہ عمران خان کا نیچرل اتحادی اگر پاکستان میں ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ سراج الحق صاحب کو یہ بات پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی، سراج الحق کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ تمہارا نیچرل اتحادی اگر کوئی ہے تو پاکستان میں وہ عمران خان ہے۔ تو وہ پہلے تو عمران خان کی مخالفت میں کافی آگے چلا گیا تھا، لیکن عمران خان کو اللہ نے بڑا دل دیا ہے، اس نے پیپل پارٹی کو، بہرحال اس کو تو سپورٹ عمران خان کر ہی نہیں سکتا کسی صورت میں۔ تو بہرحال عمران خان کا جو سیاسی زور ہوگا 45 سیٹیں وہ جماعت اسلامی کے پلڑے میں جائیں گی، 93 سیٹیں جماعت اسلامی کی اپنی بھی ہیں، بلکہ بڑھ گئی ہیں، آپ کو تقریباً ان کو 143 یا 44 لوگوں کی حمایت جماعت اسلامی کو حاصل ہے۔ اب یہ حافظ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی حمایت یافتہ لوگوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، 1300 والا جیت گیا، 7600 والا، 7600 والا ہار گیا ہے کراچی میں، آپ تماشا دیکھیں، اور الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سنایا اور اس پر قائم ہے۔ اب وہ عدالت میں گئے، آپ تماشے کا اندازہ، تھوڑا بہت کوئی مارجن ہوتا ہے، آپ کسی کو فیور دینا چاہتے ہیں تو تھوڑا بہت مارجن ہوتا ہے، اس سے آپ ادھر ادھر تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، کرکٹ میں بھی امپائرنگ میں بھی کچھ دھاندلیاں ہو جاتی ہیں۔ اب مارجن کیا ہے؟ 7600 اور 1300، اور 1300 والا جیت گیا، 7600 والا ہار گیا۔ کراچی والے دوستوں سے ہم ہزار ہمدردی کر سکتے ہیں، میرے کراچی کے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما دے، اللہ اہل کراچی پر بھی رحم فرما دے۔ اب ہم کس سے کریں؟ عدالت نہیں ہے، اللہ سب کے سامنے ہے، انصاف کہاں سے ملے گا؟ کیسے انصاف ہوگا؟ اس سوال کا جواب بھائی میری سمجھ سے تو اوپر کا یہ سوال ہے۔ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کا الیکشن کمیشن، یہ چیزیں میں ان پر کیا بات کروں، میری سمجھ سے یہ باتیں اوپر کی ہیں۔ اب میں اس بات سے چھوڑ کے ذرا آتا ہوں، یہ آپ ذرا ایک اور ویڈیو ہے، ذرا یہ سپیچ کی ہے مریم نواز نے کشمیر میں باغ میں، ذرا سنیں۔ جس نے یہ سلوک پاکستان کے شہداء کے ساتھ کیا، یاد رکھو وہ سن لے، جس بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے سن لے، پاکستانی قوم اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کشمیری اور پاکستانی کبھی بھی، یہ میرے کشمیری بھائی اس کو عبرت کا نشان بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مریم بی بی آپ کیا نشان عبرت بنائیں گی؟ پوری سپیچ آپ سن لیجئے۔ جب یہ تقریر کر رہی ہے، پیچھے آگے لوگ مریم نواز کو گالیاں دے رہے ہیں اور کشمیری مریم کے پاپا چور ہیں کے نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ اوپر سے پڑھ رہی ہے، اور اس کے پیچھے جس کی حمایت میں یہ جلسہ کرنے مریم گئی ہے وہ لوگوں کو پہلے تو ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، پھر اس کو ایسے کر رہا ہے، پھر ایسے کر رہا ہے کیونکہ آگے سے گالیاں نکل رہی ہیں۔ آگے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہے کتنے ہیں، تقریباً 60-70 لاکھ لوگ ہوں گے، 60-70 لاکھ لوگ آتے ہیں کشمیر میں باغ میں مریم نواز کے جلسے میں۔ ہے نا مزے کی بات؟ میرے پیار پٹواریوں، آپ کو مبارک ہو، آپ کی لیڈر باغ میں کشمیر میں کہہ رہی ہے کشمیر کی بیٹیوں، کوئی نہیں کہتی ہے میں عمران کا نام نہیں لینا چاہتی، اور مزے کی بات ہے کہ کسی بھی سپیچ کو آپ اس کی سنیں 100 بار وہ عمران خان کا نام لے گی، کہتی ہے میں عمران سے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ عمران خان کا نام نہیں لینا چاہتی، اور اس کے بعد اسی تقریر میں آپ گنیں کہ عمران خان کا نام کتنی بار لیتی ہے، تو میرے خیال میں 50 سے 100 بار تو لازمی بات ہے۔ اس کی تقریر میں کوئی اور ہے ہی نہیں، اسے کوئی ویژن اس کے پاس نہیں ہے، کسی ملک کی اکانومی پہ بات کرے، کسی انٹرنیشنل پاکستان کے بیرونی تعلقات پہ بات کرے، پاکستان انٹرنیشنلی کسی پولیٹکس پہ کوئی بات کرے، پاکستان کے بیرونی تعلقات پہ بات کرے، پاکستان کی گرتی ہوئی اکانومی پہ بات کرے، پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ بات کرے، اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا بات کرے گی؟ تو لہٰذا اس کی کہانی بشرا بی بی، عمران خان، فرا گوگی، دیٹس اٹ۔ مریم نواز کی 3 باتیں ہیں، اور وہ پرویز رشید کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا انکل، وہ اسے کہتا ہے کہ بس یہی پکڑ لو بی بی، اس کو مضبوطی سے پکڑو، یہی تمہاری سیاست ہے، اس کے علاوہ تو تمہیں آتا نہیں ہے، وہ تو اپنی اس پہ وہ جاری رکھو۔ انتہائی دکھ کا مقام ہے، یہ ہے پاکستان کی مستقبل کی وزیر اعظم۔
दफ्तर कश्मीर, दफ्तर पाकिस्तान। अपनी राय दीजिएगा, आप क्या कहते हैं? आप भी अपनी राय दिया करें ताकि मैं आपकी राय के मुताबिक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। आगे चलते हैं जी। फजल रहमान साहब बैंकॉक के समंदरों में गोते लगाकर स्विमिंग कर फ्रेश होके ताज़ा बिल्कुल होके पहुंचे हैं लाहौर, और लाहौर में गए हैं अयाज सादक के घर, और अयाज सादक के घर की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर दी है कि अला के रख दी है। वाह भाई वाह। इमरान खान किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, इमरान खान से बातचीत नहीं हो सकती। यार तेरी हैसियत क्या है डीजल साहब, तो आपके पास है ताकत क्या है, तुम्हारी सीटें कितनी हैं? ये तो टटू लोग हैं जिन्होंने तुम्हें कबूल किया हुआ है, तुम्हें पाकिस्तान में कोई कबूल भी करने वाला है या नहीं है? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम बातें कितनी बड़ी कर रहे हो? ये तुम्हारी गेम नहीं है। इमरान खान का पंगा या इमरान खान का जो मुकाबला है वो किसी और कुव्वत से है। तुम्हारे जैसे टटुओं के साथ इमरान खान क्रिकेट नहीं खेलता। तुम्हें ना बॉलिंग करनी आती है ना बैटिंग करनी आती है। तुमसे इमरान क्या गेम खेलेगा? तुमसे या वो शरीफ लोहार का वो बेटा क्या नाम है, वो शरीफ नवाज जो लंदन गया है, उसे इमरान खान क्या करेगा, गेम क्या खेलेगा? अब रंगीले के शागिर्दों से इमरान खान, क्योंकि एक्टर तो है नहीं है, वो एक्टिंग का मुकाबला, या ये जो कहते हैं जी कि मैं भीख मांगने नहीं आया, आप तो समझते हैं कि मैं भीख मांगने आ गया हूँ, तो मैं भीख मांगूंगा नहीं आपसे, लेकिन खुदा के लिए हमें कुछ दे दो ताकि हम। इनसे इमरान खान का मुकाबला नहीं है। इमरान खान का मुकाबला इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनके साथ है, और इंटीरियरली भी इस्टेब्लिशमेंट के उस हिस्से से इमरान खान का मुकाबला है जो पाकिस्तान को एक मजबूत जमहूरी मुल्क के तौर पे नहीं देखना चाहते। उन लोगों से है इमरान खान का असल मुकाबला। इस हवाले से मुकाबले में आया कौन सी जी, ये भी आपको अर्ज करता चलूं। ISI और DHQ की तरफ से इमरान खान को कुछ पैगामात, आखिरी फाइनल पैगामात सूत्रों के अनुसार पहुंचाए गए हैं, और उसे धमकाया गया है कि बहुत हो चुका, तो अब फाइनली यही है कि उसको इमरान खान के सामने जो रखी हैं, इमरान खान उनकी फरमाइश पूरी नहीं करेगा, और वो जो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के लिए काबिल कबूल होंगी। इमरान खान पाकिस्तान से कभी नहीं जाएगा, मेरा यकीन तो यही है। अल्लाह बेहतर जानता है यहाँ पर क्या से क्या हो जाता है। बहरहाल इमरान खान, मेरा ख्याल यही है, मेरी राय यही है। आपका क्या ख्याल है कि क्या इमरान खान पाकिस्तान से भाग जाएगा? मेरे ख्याल में नहीं भागेगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान का मुकाबला जिन लोगों से है, सियासी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो इमरान के मुकाबले में बिल्कुल कुछ है ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान इनसे डर के भागेगा? कोर्ट मार्शल, जान से मारने की धमकियां, और फजल रहमान ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें यह नहीं है कि ये ISI या DHQ का कोई पैगाम है। फजल रहमान ने जो बातें की हैं, थ्रेड कर रहा है वो इदारों को, अदलिया को, कि अदलिया इमरान के को निकाले। अगर अदलिया नहीं निकालती तो हम अदलिया को नहीं मानेंगे। फौज इमरान खान को निकाले, अगर ये फौज नहीं निकालती इमरान खान को तो हम उसको नहीं मानेंगे। उसके खिलाफ हुक्मरानों से कह रहा है कि किसी सूरत में, क्योंकि फजल रहमान साहब को अगर कोई वापसी की उम्मीद है तो वो इमरान के बगैर वो, और ये भी उसने खुल के कहा है कि हम इमरान से मुज़ाकरात नहीं कर सकते, और हम आइंदा इलेक्शन में इमरान खान के वजूद को भी वो उसने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पता नहीं है, थाईलैंड गया था, बैंकॉक में वो नहा धो के आया था। यहाँ पर बड़ी पोस्टें मुज़क्का खैज किस्म की ट्विटर पे फजल रहमान साहब की जो बैंकॉक यात्रा है उसके हवाले से भी पोस्टें लगी हैं। उनको देख के भी मुझे तो हंसी आती है। मैं क्या कहूँ कि वहाँ पर बड़ी उसमें कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ हुई है। मैं उसका कायल नहीं हूँ। इस अब्यूजिव लैंग्वेज हंसी मजाक होती है, थोड़ा बहुत जो चुटखले वगैरह क्या कहते हैं, हंसने मुस्कुराने के लिए, दिल पशोरी करने के लिए, रूल औरी करने के लिए वो हो जाते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जितनी घटिया ज़ुबान फजल रहमान साहब इस्तेमाल करता है, ख़ास तौर पर PTI की ख़वातीन के हवाले से। उनके कभी गालों का जिक्र करता है कि इनके नरम नरम गाल हैं, इनके नरम नरम तलवे हैं, ये तितलियाँ हैं। तो इतनी घटिया और गलीज़, हालांकि वो भी किसी औरत का बेटा है, किसी औरत ने पैदा किया है फजल रहमान को। कोई औरत ही है जो उसके बच्चों की माँ है, इसके बच्चों को किसी औरत ने पैदा किया है। कोई औरत होगी, इसकी बहन भी कोई होगी, कोई माँ होगी, कोई बेटी होगी। मैं तो यही कह सकता हूँ
کہ یہ ایک عالم دین کہنے والا شخص خاص طور پہ، ویسے عام آدمی کے لیے بھی یہ بات قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر آپ کی دشمنی ہے کسی سے تو مردوں کی طرح میدان میں مقابلہ کرو۔ یہ تو بےغیرتی کی سب سے نچلی سطح ہے کہ جب آپ جس بندے سے آپ کی دشمنی ہو اس کی بیوی پہ بات کریں، اس کی بہن کی بات کریں، یہ بےغیرتی کی اور گھٹیا اور غلاظت کی بالکل نچلی سطح ہے۔ اور مریم نواز بھی اس نچلی سطح پر ہی آج کل مجھے نظر آ رہی ہے، اور فضل الرحمان صاحب بھی عموماً اس سطح پر آ جاتے ہیں۔ آپ کے بس میں اب کچھ بھی نہیں رہا۔ عمران خان کے بارے میں عرض کر رہا تھا، وہ پاکستان سے نہیں جائے گا، اسے پاکستان میں ہونا چاہیے۔ یہ تھے اس وقت کے حالات۔ اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور کیا کریں، آپ کے فیڈ بیک میرے لیے حوصلہ افزائی میری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کا محافظ ہو۔ اپنا خصوصی خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ پاکستان کا محافظ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو۔ فی امان اللہ۔